हाय गाइस। आज हमारी पॉलिटी की आई थिंक 5th क्लास है। आज हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी। लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो आज से आने वाली 3-4 क्लासेस उनमें हम अपने पूरे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कवर कर देंगे। तो हमारा पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 14 से लेके 18। तो इसमें हमारे टोटल 5 राइट है। हम एक एक करके उन सभी 5 राइट्स को पढ़ेंगे। ये वाली क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14 सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 14 से, जिसमें हमारा आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। वो कौन से आर्टिकल के अंदर कवर होता है? आर्टिकल 14। तो देखते हैं ये आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, याद रखिएगा पर्सन है, सिटीजन नहीं है। कल वाली क्लास में मैंने लास्ट में लिस्ट दी थी कौन से जहाँ हमारे फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है और कौन से सिटीजन्स और हमारे फॉरेनर्स दोनों के लिए। तो उसमें जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं उसमें हमारे 15, 16, 19, 29 और 30 थे। तो आर्टिकल 14 इसके अंदर नहीं था। तो इसमें हमारा जो आर्टिकल 14 है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर्सन लिखा हुआ है, सिटीजन नहीं लिखा हुआ है। तो किसी भी पर्सन को हमारी स्टेट जो है वो डिनाई नहीं करेगी इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सिर्फ इंडिया की टेरिटरी के अंदर। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है? इंडियन स्टेट्स, यूटीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज। तो आर्टिकल 14 ये कहता है कि हमारी जो स्टेट है, स्टेट की डेफिनेशन हमने देखी थी, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमारी स्टेट है वो किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ डिनाई नहीं करेगी सिर्फ इंडिया की टेरिटरी के अंदर। तो हम देखते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो ब्रिटिश ओरिजिन से है, मतलब ये ब्रिटिश कल्चर का पार्ट है, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये मैंने पहले भी बताया था जब हमने फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने ब्रिटिशर्स से लिया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, तो हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहता है कि हमारा जो लॉ है, हमारा जो कानून है, उसके सामने सब इक्वल हैं। मतलब कानून सबके लिए सेम है। कि मान लीजिए अगर किसी ने चोरी की है तो उसकी सज़ा जो है, अगर किसी मतलब अमीर इंसान ने चोरी की है उसके लिए भी सज़ा सेम होगी, किसी गरीब इंसान ने चोरी की है उसके लिए भी सज़ा सेम होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। तो ये होता है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ। एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, यही कहता है। ठीक है, कि द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ऑर्डनरी लॉ कोर्ट्स एंड द पर्सन वेदर रिच पुअर हाई लॉ ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल। कि मतलब भाई हमारा जो लॉ है वो सबके लिए बराबर है, लॉ के सामने, हमारे कानून के सामने सब सेम है, चाहे वो पर्सन नौकरी करता हो या बेरोजगार हो, रिच हो या पुअर हो, कुछ कोई डिफरेंस नहीं है। ये हो गया हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, वहीं हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर द सेम सर्कमस्टांसिस। कि भाई हम पहले ये देखेंगे कि सर्कमस्टांसिस क्या थे। मान लीजिए कोई आम इंसान ने खून करता है, किसी आम इंसान से कोई खून हो जाता है, वहीं एक पुलिस वाला जो है किसी भी अपराधी को मारता है या फिर किसी भी अपराधी का खून करता है, खून के एनकाउंटर करता है। तो उन दोनों के लिए, उन दोनों में जो सर्कमस्टांसिस है वो अलग अलग है, कंडीशंस जो है वो अलग अलग है। तो दोनों को सेम ट्रीट नहीं किया जाएगा, सेम सज़ा नहीं होगी, दोनों के लिए सेम ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, कि जाहिर सी बात है, मान लीजिए हम हैं, हम जो हैं वो आम आदमी हैं, अगर हम किसी का खून करते हैं तो हमारे लिए कंडीशंस अलग होगी। वहीं जो पुलिस वाला है वो एनकाउंटर करते हैं, वो किसी टेररिस्ट को मारते हैं तो उनके लिए, या फिर किसी भी और अपराधी का एनकाउंटर करते हैं तो उनके लिए कंडीशंस अलग है। तो उस केस में हमारा ट्रीटमेंट दोनों को अलग अलग मिलेगा। ये नहीं है कि पुलिस वाले को भी उठा के जेल में डाल देंगे कि तुमने खून किया है, नहीं, हमारा संविधान ये नहीं कहता है। हमारे संविधान के ने जहाँ हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रोवाइड किया है, वहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी प्रोवाइड किया है, ताकि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, हमारे जो वो है एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो ढंग से काम कर सकें। ठीक है, याद रखिएगा। अब आता है वहीं हमारा आर्टिकल 14 के अंदर, जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, उसमें रूल ऑफ लॉ आता है। रूल ऑफ लॉ एक तो हमने ब्रिटिशर्स से लिया है, ये मैंने बताया था कि कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है इज एन एलिमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कंसेप्ट है वो हमारा रूल ऑफ लॉ का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हमारे 1-2 पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर दैट इज नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ। कि भाई किसी इंसान को जो है वो पनिशमेंट तभी मिलेगी जब उसने किसी कानून का उल्लंघन किया हो, इसके अलावा कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, कि भाई मनमानी नहीं कर सकते। अगर किसी इंसान को सज़ा देनी है तो उसके लिए किसी भी कानून का तोड़ना ज़रूरी है। अगर कानून को तोड़े बिना नहीं तोड़ा है फिर उसको सज़ा नहीं मिल सकती। इक्वालिटी बिफोर लॉ दैट इज इक्वल सब्जेक्शन टू ऑल सिटीजन, तो मैंने बता दिया था कि हमारा कानून के सामने सब बराबर है। रूल ऑफ लॉ जो है वो उसका कंसेप्ट हमारे एक स्कॉलर हैं, ब्रिटिश जूरिस्ट हैं, उन्होंने दिया था एवी डाइसी, नाम याद रख लेना, कहीं काम आ जाएगा।
रूल ऑफ लॉ में ये दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये कहते हैं कि द प्राइमेसी ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल्स दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एज डिफाइंड एंड इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ। कि भाई जो संविधान है वो संविधान है वो जो है वो बनाया गया था, या फिर वो संविधान है वो किसने बनाया था, उसका सोर्स क्या है संविधान का, रिजल्ट ऑफ द इंडिविजुअल एज डिफाइंड एंड इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। कि भाई जो लॉ है, लॉ से हमारा संविधान बना है, मतलब किसी भी कानून से हमारा संविधान बना है, ना कि संविधान से कानून बनते हैं। दो अलग अलग कंसेप्ट है कि कानून से संविधान का बनना, कि जो कानून है उसके हिसाब से संविधान बनाया जाएगा, जबकि हमारे इंडिया में क्या है, संविधान को देख के कानून बनाते हैं। ठीक है, ये 3 एलिमेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसमें से फर्स्ट और सेकंड जो है वो अपने इंडियन सिस्टम का पार्ट है, वही थर्ड हमारा इंडियन सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो सबसे ऊपर है। हमारे यहाँ पे जो लॉ हैं, जो कानून बनते हैं, वो संविधान को देख के बनाए जाते हैं, संविधान को नज़र में रख के बनाए जाते हैं, ना कि हमारा जो संविधान है वो कानून को देख के बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, बस यही आगे लिखा हुआ है कि ये वाले जो तीनों है ना वैसे ब्रिटिशर्स के हैं, पर इसमें से फर्स्ट और सेकंड हमारा इंडियन सिस्टम का पार्ट है, लास्ट वाला नहीं है। ये लिखा हुआ इंडियन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। कि भाई संविधान जो है वो कानून का सोर्स है, ना कि कानून संविधान का सोर्स है। फिर ये लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रूल ऑफ लॉ इज embodied in the आर्टिकल 14 इज अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इवन बाय द अमेंडमेंट। बेसिकली क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक अलग चैप्टर है, यहाँ मैं छोटा मोटा बता देती हूँ कि हमारे संविधान जो है ना उसके कुछ ऐसे पार्ट्स हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो उनको अमेंड नहीं कर सकती है, उनमें संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, कि पार्लियामेंट जो भी कानून बनाते हैं या फिर संविधान में जो भी अमेंडमेंट करती है, उसको ये ध्यान रखना होता है कि ये वाले जो पर्टिकुलर पार्ट्स हैं, कुछ 15-20 पार्ट्स हैं हमारे संविधान के, कि उनमें कोई भी संशोधन ना हो। वही बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला मुद्दा जो है वो बहुत फेमस केस है इंडिया का, मे भी आपने सुना भी हो, केशव नंदा भारती केस 1973। ठीक है, वहाँ से लिया गया है। मैं उसका नाम लिख देती हूँ केस का, केशव नंदा भारती केस। ये आगे हम पढ़ूंगी, वैसे मैं 5-10 मिनट लगेंगे इसको बताने में। केशव नंदा भारती केस 1973 है। यहाँ से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं हमारे भारत के संविधान के कि जिनको ना तो पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, और अगर पार्लियामेंट को हमारे संविधान में भी कुछ संशोधन लाना हो तो तब भी वो इन फीचर्स को अमेंड नहीं कर सकती है। उसमें से एक फीचर है रूल ऑफ लॉ का। फिर ये है कि एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी, कि भाई आर्टिकल 14 के तहत कुछ एक्सेप्शंस है, हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर को, कुछ हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स को कुछ इम्यूनिटीज़ मिलती हैं। अगर उनको इम्यूनिटीज़ नहीं मिलेंगी ना प्रेसिडेंट और गवर्नर को, तो फिर उनका काम नहीं चलेगा, वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। ये समझने वाली बात है कि इनको इम्यूनिटीज़ क्यों प्रोवाइड की गई। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे लेजिस्लेचर के पार्ट को, हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कुछ इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे ना, तो वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। ये बेसिक सी बात है। यहाँ पे कुछ लिस्ट बताई हुई है, वैसे मोटा मोटा पढ़ लीजिएगा, बस याद रखिएगा कि हमारे प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको कुछ इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की गई है इक्वालिटी फ्रॉम द आर्टिकल 14। क्योंकि ये हमें जितना छोटी पोस्ट दिखती है ना, ये जितना उनका छोटा काम दिखता है वो होता नहीं है, उनको पूरा देश संभालना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ उनके पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस है तो वहीं उनको कुछ इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी संविधान को, ताकि वो अपना काम ढंग से कर सके। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इम्यूनिटीज़ हैं। कि भाई प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जो है वो आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में, कि भाई उनको जवाबदारी नहीं है किसी भी कोर्ट में अपनी परफॉर्मेंस ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस की। जब तक वो प्रेसिडेंट और गवर्नर रहेंगे अपने ऑफिस में, वो जवाब नहीं देंगे किसी भी कोर्ट में अपने काम को लेके। कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती हैं उनके ऑफिस के टाइम में, क्योंकि ड्यूरिंग द टर्म ऑफिस गवर्नर और उसको प्रेसिडेंट को, यहाँ देखिएगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, सिविल प्रोसीडिंग्स के बारे में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, No process for arrest or imprisonment of president and governor shall be issued from any court during his term of office। सिंपल सी बात है कि भाई उनको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और पहले हमने पढ़ा था क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का, यहाँ हम सिविल प्रोसीडिंग्स का देखते हैं। सिविल प्रोसीडिंग्स में कुछ टाइम लिमिट होता है कि इस टाइम लिमिट के अंदर जो है वो सिविल प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकती प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऑफिस में। देखते हैं क्या है, कितना टाइम है। कि भाई 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा सिविल प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करने के लिए प्रेसिडेंट और गवर्नर को। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो हो ही नहीं सकती हैं, स्टार्ट ही नहीं हो सकती हैं, पर सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए भी 2 महीने का टाइम देना पड़ेगा। और 2 महीने के बाद वो जो 2 महीने की डेट जैसे ही खत्म हो जाएगी तो सिविल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर को लेके। इसमें समझाने वाला कोई बात नहीं है, सिर्फ ये लिस्ट बताई गई है। बस याद रखिएगा, सारी आपको एक्सेप्शन याद करने की जरूरत नहीं है। बस याद रखिएगा कुछ इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर और कुछ हमारे लेजिस्लेचर को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, कि भाई ताकि वो अपना काम ढंग से कर सकें। कि भाई हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो अपनी संसद में, पार्लियामेंट में कुछ भी कहते हैं ना, उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होगी
भाई अपने उसमें क्या कहते हैं प्रोसीडिंग्स, मतलब क्रिमिनल सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकते कि फिर तो वो कुछ कह ही नहीं पाएंगे ना। अगर मान लीजिए सरकार कोई हमारी बिल आती है तो उसके खिलाफ वो कुछ बोलते हैं, तो हमारे जो सरकार है या फिर कोई भी बोल सकता है कि भाई इन्होंने ऐसा बोला था, गलत बोला था, तो इनको अरेस्ट कर लिया जाए या फिर प्रोसीडिंग्स सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाए। तो ये इम्यूनिटीज कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान ने खुद ही प्रोवाइड किए हैं कि भाई वो कुछ भी बोले पार्लियामेंट में, सही बोले तो फिर उनको कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती है, और वो भी जवाबदाही नहीं है अपने स्टेटमेंट्स को लेके। ये इतना नहीं है। अब आते हैं आर्टिकल 14 हो गया हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 में क्या आता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन 13 ग्राउंड्स, की भाई कुछ ग्राउंड्स बताए हुए हैं, कुछ आधार बताए हुए हैं हमारे संविधान पे, संविधान में, जिसके बेसिस पे हमारी जो सरकार है, हमारी स्टेट है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है लोगों के बीच में। ठीक है, देखिए ये इसमें भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताती हूँ मैं। आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स दैट shall not discriminate against any citizen। वहाँ आर्टिकल 14 में हमारा पर्सन था, अगेंस्ट एनी पर्सन, यहाँ पे अगेंस्ट एनी सिटीजन्स हैं, ऑन ग्राउंड्स ओनली। ठीक है, कुछ ग्राउंड्स हैं, सिर्फ इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है, 4-5 ग्राउंड्स हैं, 4-5 आधार हैं, सिर्फ इन ग्राउंड्स पे हमारी जो सरकार है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। बाकी अगर इनके अलावा और कोई भी ग्राउंड होगा और कोई भी आधार होगा डिस्क्रिमिनेट करने का, तो वो कर सकती है। ठीक है, क्या क्या ग्राउंड है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये सिर्फ 5 ग्राउंड है, 5 आधार है, जिनके बेसिस पे सरकार हमारी जो है इंडिया के किसी भी सिटीजन्स को में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। ठीक है, बाकी इनके अलावा अगर कोई भी ग्राउंड होगा तो उनके बेसिस पे कर सकती है। तो ये ग्राउंड्स आपको याद अच्छी तरह होने चाहिए, ये आधार याद होने चाहिए, क्या क्या है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आगे हम रिजर्वेशन का भी थोड़ा बहुत देखेंगे कि रिजर्वेशन सही है या नहीं है। देखो ये लिखा भी हुआ है, द यूज ऑफ वर्ड ओनली कॉनोट्स दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड्स इज नॉट प्रोहिबिटेड, कि भाई अदर ग्राउंड्स के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो प्रोहिबिटेड नहीं है, उसमें सरकार कर सकती है, संविधान हमें अलाउ करता है। अब नॉन डिस्क्रिमिनेशन के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, देख लीजिएगा ये एक बार, कि अगर हमारी संविधान जो है, हमारी स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजंस लाना चाहे विमेन और चिल्ड्रन के लिए, तो वो ला सकती है। जैसे कुछ कुछ स्कीम्स के थ्रू, कुछ स्कीम्स स्पेशली वुमेन्स के लिए होती है, विमेन के लिए होती हैं, कुछ चिल्ड्रन के लिए होती हैं, तो ऐसा हो सकता है। स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स और द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ये भी जो रिजर्वेशन होती है हमारी सीट्स के अंदर, या फिर हमारी जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब या फिर ओबीसी को लेकर जो रिजर्वेशन होती है, उसके लिए भी सरकार परमिटेड है, हमारी स्टेट जो है वो परमिटेड है, संविधान अलाउ करता है स्टेट को कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो ये बैकवर्ड क्लासेज हैं, ये काफ़ी पिछड़ी हुई क्लासेज हैं, पिछड़ा हुआ सेक्शन है, तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए तो संविधान मना नहीं करेगा ना, तो उनका अपलिफ्टमेंट भी ज़रूरी है। तो उनके लिए सरकार जो है अगर कुछ मेजर लाना चाहे तो वो कर सकती है, जैसे रिजर्वेशन होता है या फिर कंसेशंस इन पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये आप देखते भी होंगे। भाई इसमें लिखा हुआ है कि हमारी जो स्टेट है वो एम्पावर है कि सोशली स्पेशल प्रोविजंस ला सकती है किसी भी सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए, अगर उनके एडमिशन रिलेटेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि भाई अगर हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कुछ प्रोविजंस लाने हैं इन एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज या फिर सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए या फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, वो ला सकती है। हाँ, पर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकते, क्योंकि इनका अलग रूल होता है कि वो वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नड होते हैं माइनॉरिटीज से। ठीक है, ये अलग आर्टिकल है, ये अलग राइट है। ठीक है, तो आपको ध्यान आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा कि हमारे जो रिजर्वेशन है वो कितना सही है, मतलब रिजर्वेशन वाला फंडा गलत नहीं है, सही है। हमारा संविधान कुछ खुद अलाउ करता है कि अपलिफ्टमेंट हमें करना है। विमेन की हालत आप देखते हैं हमारे देश में क्या है, फिर एससीज एसटीज की हालत देखते हैं क्या है, तो उनके लिए रिजर्वेशन ज़रूरी है, उनका अपलिफ्टमेंट भी ज़रूरी है। तो ये वाले कुछ एक्सेप्शंस है, राइट टू इक्वालिटी में कुछ एक्सेप्शंस है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर के लिए। वही हमारा ये आर्टिकल 15 में कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बस कुछ नहीं। ये क्रीमी लेयर का पता है आप सबको, वैसे थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी कि भाई हमारे जो ये वाले हैं कि एससी एसटीज में भी क्रीमी लेयर होती है ना, तो उनके लिए एक्सेप्शंस नहीं है कि चिल्ड्रन ऑफ फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पीपल बिलोंग टू क्रीमी लेयर, उनके लिए एक्सेप्शंस नहीं है क्योंकि एससीज में उसमें फिर लिस्ट दी गई है कि भाई क्रीमी लेयर में कौन कौन से आते हैं। ये लिस्ट इतनी ज़रूरी नहीं है, थोड़ी लंबी है, तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई क्रीमी लेयर का मतलब क्या है, अच्छे प्रोफेशन में होंगे, उनकी अच्छी गवर्नमेंट जॉब होगी, तो उनको क्या रिजर्वेशन की ज़रूरत है। तो हमारा संविधान जो है आप धीरे धीरे देखते जाएगा कि बैलेंस बना के रखता है कि पिछड़ों का जो है वो अपलिफ्टमेंट भी हो, वहीं हमारा जिन लोगों को इस रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है उनको रिजर्वेशन ना भी मिले। ठीक है, ये नहीं है कि ठीक है एससी एसटी में सबको मिल जाएगी। क्रीमी लेयर का फंडा है कि भाई रैंक हो, कर्नल रैंक के हो आर्मी में, या फिर हमारे यूपीएससी के कुछ जिनके माता पिता जो हैं वो मेंबर्स ऑफ यूपीएससी के, या फिर गवर्नमेंट जॉब हो उनकी अच्छी, तो ये सब लिस्ट ज़रूरी नहीं है। सिर्फ याद रखिएगा कि बैलेंस बना के रखा हुआ है, अपलिफ्टमेंट भी हो और कोई फ़ायदा भी ना उठाए। आर्टिकल 15 पढ़ लिया। अब हम देखते हैं आर्टिकल 16, दैट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये भी सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। 15, 16
15, 16, 19, 29, 30 ये वाले राइट सिर्फ सिटीजन्स को है, बाकी राइट हमारे फॉरनर्स एंड सिटीजन्स दोनों के हैं। तो आर्टिकल हमारे उसमें 16 में आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि हमारी स्टेट सिटीजन्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए है कि भाई कोई भी सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जाने के लिए, सेम जो होगा, किसी के ऊपर मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। और वो डिस्क्रिमिनेशन का ग्राउंड क्या क्या है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, आर्टिकल 15 में भी हमने पढ़े थे, उसमें हमारा डिसेंट नहीं था, इसमें हमारा डिसेंट भी है एक ग्राउंड। ठीक है, हाँ इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, आर्टिकल 16 बेसिकली कहना क्या जाता है कि हमारे जो स्टेट है, हमारी सरकारें हैं, वो किस मतलब सिटीजन्स को इक्वल, हर सिटीजन को इक्वालिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी ताकि वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आ सके, कुछ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। इसमें 3 है, इसमें 3-4 एक्सेप्शन है, याद रखिएगा एक्सेप्शन हर में है। ये एक्सेप्शन ज़रूरी हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी को चलाने के लिए एक बिल्कुल हमारा संविधान, एक उसको क्या बोलते हैं, मेरे को वर्ड ध्यान नहीं आ रहा, कि हमारा संविधान ये नहीं है कि बिल्कुल एक बार लिख दिया कि एक चीज़ है, ये है तो बस यही है। ऐसे सोसाइटी में का वेलफेयर हो ही नहीं पाएगा। तो वहीं वहीं कुछ कुछ जगह इसलिए एक्सेप्शन भी प्रोवाइड किए गए हैं ताकि एक बैलेंस बना रहे, प्रॉपर बैलेंस जो है वो बना रहे, कि किसी के राइट भी वायलेट ना हो और अपलिफ्टमेंट भी हो जाए सेक्शंस का, जिन सेक्शंस का अपलिफ्टमेंट जरूरी है। कि भाई पार्लियामेंट जो है कैन प्रेस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अप्रोप्रिएट इन स्टेट और यूटी। जैसे कुछ कुछ हमारे देखते हैं हम नौकरियां होती हैं, उनमें रेजिडेंस बोल दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर से स्टेट के कुछ निकलते हैं, पर्टिकुलर स्टेट का, उसमें बोल दिया जाता है कि भाई इसी से सिर्फ जो डोमिसाइल है वो पर्टिकुलर स्टेट का ही होना चाहिए। ठीक है, तो वो इस आर्टिकल के अंडर आता है, इस आर्टिकल अंडर स्टेट अलाउ है कि भाई वो रेजिडेंस एक बना सकती है। एक एक्सेप्शन है, स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास दैट इज नॉट एडिक्वली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विसेज। कि भाई अगर कोई बैकवर्ड क्लास एडिक्वली रिप्रेजेंटेटेड नहीं है, उनका प्रॉपर ढंग से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, तब स्टेट जो है पर्टिकुलर रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है। हाँ, ये अगर वो हमारी बैकवर्ड क्लास किसी भी उसमें एम्प्लॉयमेंट में अच्छी तरह रिप्रेजेंटेटेड हो रही है, उनके बैकवर्ड क्लासेस के मेंबर्स जो हैं वो हैं हमारी किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, तब रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड करेगी। पर हाँ, अच्छे ढंग से रिप्रेजेंटेटेड नहीं है, अच्छी ढंग से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है उनको, तो वो हमारी जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है। एक ये है, अ लॉ कैन प्रोवाइड द इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन और मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग बॉडी शुड बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन और डिनोमिनेशन। कि भाई अगर हमारा कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो उसमें जो है हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में की जो गवर्निंग बॉडी होती है वो बोल सकती है कि भाई इस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में सिर्फ इस पर्टिकुलर रिलीजन के ही मेंबर गवर्न करेंगे। ऑब्वियस ही बात है कि मान लीजिए कोई हिंदू इंस्टीट्यूशन है कि भाई वहाँ पे सारी हिंदू टीचिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे अगर हम किसी और उसकी गवर्निंग बॉडी में या फिर उसका जो बोर्ड ऑफ गवर्नर या फिर मैनेजमेंट होता है उसमें अगर हम सारे किसी दूसरे रिलीजन के जो हैं वो लोग लाके बिठा देंगे तो वो ढंग से नहीं कॉपरेट कर पाएंगे, ढंग से नहीं चला पाएंगे। क्योंकि हिंदू वाले जो मेंबर्स हैं, हिंदू जो हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज होगी ना हिंदुइज्म को लेके। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेके हैं तो वहाँ पे जो है रिजर्वेशन हो सकती है, ये कंडीशन हो सकती है कि उस पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशन उसको मैनेज सिर्फ एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के एक पर्टिकुलर रिलीजन के फॉलोवर ही करेंगे। मान लीजिए कोई इस्लामिक है, कोई इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे सारी इस्लाम की पढ़ाई होती है, वहाँ पे अगर किसी हिंदू को मैनेजमेंट बना दिया, फिर मैनेजर कुछ मैनेजमेंट में ला दिया, सारे हिंदू हो गए, तो वो कैसे चलाएंगे उसको, नहीं चला पाएंगे ना। तो जाहिर सी बात है, तो ये इसलिए प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है एक मंडल कमीशन एंड आफ्टर मैथ कि 1979 में जब हमारे यहाँ मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, 1975 की इमरजेंसी के बाद 77 में इलेक्शन हुए थे, तो 77 से 79 मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी थी। तो वहाँ पे एक मंडल कमीशन बैठाया गया था, चेयरमैन ऑफ बीपी मंडल, इसको मंडल कमांडर भी बोलते हैं। ठीक है, बीपी मंडल उस टाइम के एमपी थे, तो वहाँ पे उनको एक कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था कि वो देखें बैकवर्ड क्लासेस की पोजीशन को देखें और वहाँ पे कुछ रिजर्वेशन के लिए प्रोवाइड करे। ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट कंडीशंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस, कि भाई वो बैकवर्ड क्लासेस जो कि सोशल और इकोनॉमिक एजुकेशनली पिछड़ी हुई हैं, उनके एडवांसमेंट के लिए कुछ मेजर जो है वो सजेस्ट करें। फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1980 में। 1980 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, पर जब मंडल कमीशन की जो है वो रिपोर्ट तभी लागू नहीं हो पाई थी क्योंकि 77 से 79 मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। 79 में जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो चेंज हो गई थी। मोरारजी देसाई की जगह कौन आ गए थे? आई थिंक चरण सिंह आ गए थे। हाँ, ठीक है, 77 से 79 मोरारजी देसाई थे। उसके बाद हमारे 79 से 80 हमारे चरण सिंह थे। तो सरकार चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है, ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करेगी। तो ये तो काम हमारी सरकार करती है कि पिछली सरकार की जो भी पॉलिसीज़ होती है उनको थोड़ा रोक देती है, फिर कुछ चेंज कर देती है। तो 1980 में मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी एजुकेशनल एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस को लेकर, और वो रिपोर्ट 10 साल बाद जाके लागू हुई थी जब हमारी सरकार थी वीपी सिंह की। जब हमारी वीपी सिंह गवर्नमेंट थी, हमारी वीपी सिंह जो थे वो पीएम थे, तब जाके हमारी जो उसकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है लागू हुई थी। तो उस कमीशन ने जो है वो रिकमेंड किया था कि भाई हमारा ओबीसी जो है ना,
ओबीसी जो क्लास है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब में 27% रिजर्वेशन दी जाए। तो अब आप ध्यान रखिएगा, ये जो रिजर्वेशन का फंडा आया, ये हमारे मंडल कमीशन से आया है, मंडल कमंडल भी बोलते हैं इसको, कि भाई हमारे जो गवर्नमेंट जॉब है उससे 27% जो सीट्स हैं वो रिजर्व होगी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और टोटल रिजर्वेशन रहेगी एससी एसटी एंड ओबीसीज के लिए 50%। ठीक है, 10 साल बाद जाके लागू हुई थी वीपी सिंह की गवर्नमेंट में। फिर बाद में इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते रहे, ये तो इतना कुछ नहीं, बस याद रखिएगा मंडल कमीशन किस लिए आई थी, कब आई थी, कब इसकी रिपोर्ट लागू हुई थी। बाकी यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। हमारे कितने आर्टिकल हो गए? आर्टिकल 14, 15, 16, 2 आर्टिकल बचे हुए हैं हमारे राइट टू इक्वालिटी में। ये आर्टिकल्स, इनका बेसिक कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, सिर्फ रटने नहीं है, इनके जो उनके पीछे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो पर्पज़ हैं, वो ध्यान रखना। संविधान ने जहाँ हमें राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, वहीं ये भी हमें आधार दिया है, हमारी सरकार को राइट दिया है कि वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, या फिर किसी भी क्लास का अपलिफ्टमेंट करना हो तो उसके लिए कुछ स्पेशल मेजर्स ले सकती हैं, ताकि हमारी सोसाइटी जो है उसमें बैलेंस बना रहे, किसी के भी राइट का जो है वो गलत इस्तेमाल ना हो, या फिर किसी का भी राइट वायलेट ना हो। तो हम देखते हैं एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, दैट इज अंडर आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 हमारा फॉरेनर और सिटीजन दोनों को अवेलेबल है। पहली बात तो ये कि हमारा जो अनटचेबिलिटी वर्ड है या अनटचेबिलिटी टर्म है वो संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है। एक टर्म था फेडरेशन, एक टर्म था अनटचेबिलिटी। ये आप एक जगह लिख लीजिएगा कि कौन कौन से टर्म्स हमारे संविधान में मेंशन नहीं है, पूछ ले जाते हैं। तो उनमें से एक वर्ड अनटचेबिलिटी है। इस अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन हमारी पार्लियामेंट ने डिफरेंट एक्ट्स के तहत, डिफरेंट लॉज के तहत दी है। वही हमारी जो जुडिशरी है उसने भी अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन बताई है अपने डिफरेंट जजमेंट्स में। तो हम देख लेते हैं, संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है टर्म। ठीक है, तो हमारी जुडिशरी और वही हमारी पार्लियामेंट, उन्होंने जो है डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू, डिफरेंट जजमेंट्स के थ्रू हमें बताया कि अनटचेबिलिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। क्या आता है? It refers to the social disabilities imposed on certain classes of persons by reason of their birth in certain caste। भाई अनटचेबिलिटी सबको पता है, छुआछूत की बीमारी पहले होता था ये कि भाई ये पर्टिकुलर कास्ट का है तो इससे दूर रहना, इसको हाथ नहीं लगाना, या फिर इसको अलाउ नहीं करना है कि पर्टिकुलर चीज़ों को हाथ लगाए। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। हमारा जो संविधान है उसके फाउंडर कौन है, उनको उस ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड किया था बाबा साहेब अम्बेडकर ने। तो बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवन की झलक हमें इससे दिख सकती है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने, बी आर अम्बेडकर ने अपने जीवन में अनटचेबिलिटी को जितना फेस किया था ना, शायद ही किसी ने उस टाइम फेस किया होगा। तो उन्होंने दलित्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए हुए हैं, ताकि उनको पता था कि अभी ऐसा हो रहा है तो आगे वाले इंडिया में भी ऐसा होगा। तो उन्होंने इसलिए अनटचेबिलिटी को डाला था, उन्होंने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की थी। ठीक है, इसको संविधान से हम ये भी देख सकते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर की लाइफ कैसी रही होगी। ये तो सबको ही पता है, एक सीरियल भी आता है शायद एनटीवी पे, उसमें भी कितना दिखाया गया है कि होता था पहले, ऐसा बहुत होता था दलित्स के साथ कि भाई ब्राह्मण्स जो है, ब्राह्मण्स की हेजेमनी थी, वो अलाउ नहीं करते थे इवन टेम्पल्स में जाने के लिए, कुएं से पानी लेने के लिए। कुएं से पानी उन्होंने जो है शायद मगध सत्याग्रह भी स्टार्ट किया था, फिर मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है। मगध सत्याग्रह शायद यही था कि उन्होंने कुएं से पानी लिया था, कि जो ब्राह्मण्स का कुआं था या फिर और दूसरे कास्ट के कुएं से पानी तक लेने को अलाउ नहीं था उनसे। तो कितनी एट्रोसिटीज उन्होंने फेस की थी। तो उन्हीं सबको मिटाने के लिए उन्होंने जो है हमारा संविधान ऐसा बनाया है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वो डाला है। अभी भी इंडिया के कुछ पार्ट्स में मतलब ऐसा होता रहता है अनटचेबिलिटी की, भाई पर्टिकुलर कास्ट के लोगों से दूर रहना है, हाथ नहीं लगाना, या फिर बॉयकॉट, सोशल बॉयकॉट हो जाता है उनका रिलीजियस सर्विसेज से। ठीक है ना, तो ये गलत है, हमारे संविधान इसको अलाउ नहीं करता। ये शायद मैसूर हाई कोर्ट ने बोला था। और एक हमारे संविधान ने, हमारी पार्लियामेंट संसद ने एक लॉ पास किया था, एक एक्ट पास किया था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। तो उसके तहत हमारा अनटचेबिलिटी अगर कोई करता है, छुआछूत जो है वो कोई भी प्रैक्टिस करता है, तो उसके लिए कुछ पनिशमेंट है। या पनिशमेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये कि पनिशेबल ऑफेंस है, ये पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, तो उस एक्ट के अंदर अनटचेबिलिटी बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें अनटचेबिलिटी के अंदर आएंगी। प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग एनी प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, यही भाई कोई पब्लिक वर्शिप है जैसे मंदिर वगैरह हो गए, मस्जिद वगैरह हो गई, उसमें किसी पर्सन को आने ना देना। जस्टिफाइंग अनटचेबिलिटी ऑन ट्रेडिशनल रिलीजन फिलोसफिकल ग्राउंड्स, कि भाई अनटचेबिलिटी का आपको बढ़ावा देना कि अपने रिलीजन ग्राउंड पे, ट्रेडिशनल ग्राउंड्स पे। गाइस याद रखिएगा, ट्रेडिशंस फॉलो करना बहुत अच्छी बात है, हमें अपने ट्रेडिशंस कभी नहीं भूलने हैं। पर जो ट्रेडिशन सोसाइटी के लिए हानिकारक हैं, जो ट्रेडिशंस जो है हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए, या फिर जो ट्रेडिशन दूसरों के राइट जो है उनको कम करे, ऐसे ट्रेडिशंस किसी काम के नहीं है। उस समय की बात कुछ और थी, अब हमारी सोसाइटी जो है बहुत अवेयर हो चुकी है, बहुत अपलिफ्ट हो चुकी है। तो जो रूल्स होंगे वो उसी के हिसाब से होंगे। ट्रेडिशंस फॉलो करना कहीं भी बुरी बात नहीं है, ट्रेडिशंस को हमें फॉलो रखना ही चाहिए। हमारे ट्रेडिशंस जो है हमारे कल्चर का पार्ट है, हमारी संस्कृति का पार्ट है, हम उन ट्रेडिशंस को हमें फॉलो करना ही चाहिए। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमें अपने ट्रेडिशंस जो है, अपना कल्चर नहीं भूलना है। वहीं ये भी याद रखिएगा कि ट्रेडिशंस जो हैं वो जोड़ने का काम करते हैं लोगों को, ना कि लोगों को के बंटवारे का काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा।
बस लिस्ट है ये कि डिनाई एक्सेस टू एनी शॉप, भाई किसी भी होटल में, शॉप पे या फिर पब्लिक एंटरटेनमेंट में, इंसल्टिंग अ पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी, भाई कोई शेड्यूल कास्ट का पर्सन है उसको इंसल्ट करना अनटचेबिलिटी के ग्राउंड में, या फिर उनको हॉस्पिटल में परमिट ना होने देना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या फिर हॉस्टल्स में पब्लिक परमिट ना होने देना, ठीक है। तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी समझ आ गया होगा, आर्टिकल 17 के अंडर आता है। उसके पीछे का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी मैंने बता दिया था कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा अनटचेबिलिटी फेस की है। तो ये जो आर्टिकल है हमारा संविधान है, उससे हमारे जो बाबा साहेब अम्बेडकर है उनकी लाइफ का भी हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने कैसा अपना जीवन व्यतीत किया होगा। हालांकि वो इतने अच्छे बैरिस्टर थे, फिर भी उनको जब उनको नौकरी मिली, वो अपनी जो है ज़िंदगी के हाई लेवल पे पहुंचे, अपने प्रोफेशनल करियर के हाई लेवल पे पहुंचे, तब भी उन्होंने अनटचेबिलिटी का फेस किया था, तभी उन्होंने अनटचेबिलिटी को फेस किया था। अब आते हैं राइट टू इक्वालिटी के अंदर लास्ट आर्टिकल है हमारा एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, दैट इज अंडर आर्टिकल 18, ठीक है। हमारा संविधान जो है, एक तो याद रखिएगा इस एबॉलिशन ऑफ टाइटल में बस मेन ये बात है कि जो पहले के टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स थे ना, राजे रजवाड़े थे, तो वो टाइटल्स यूज़ करते थे महाराजा, राय बहादुर, राय साहब। कॉलोनियल स्टेट्स थे, उनको उन्होंने कॉलोनियल स्टेट्स ने दिए थे, मतलब जो हमारे उस टाइम कॉलोनी थी ना अपनी इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। तो उस टाइम जस्ट जो प्रिंसली स्टेट्स अपने टाइटल्स यूज़ करते थे, जैसे कि महाराजा हो गए, राज बहादुर, राय बहादुर, वो उन वाले टाइटल्स को जो है संविधान ने मना किया है, एबॉलिश किया है, यूज़ करने के लिए प्रोहिबिट किया है, मना किया है कि अपने नाम के आगे जैसे महाराजा रंजीत सिंह, राय बहादुर, विजय प्रताप, मतलब कुछ भी नाम, तो सफिक्स या प्रीफिक्स यूज़ नहीं कर सकते हैं टाइटल्स। वहीं एक सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो हमारे नेशनल अवार्ड्स होते हैं जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वो जो है टाइटल के अंदर नहीं आएंगे, वो यूज़ कर सकते हैं, पर तब भी अपने नाम के आगे यूज़ नहीं कर सकते, अपने नाम के आगे सफिक्स या प्रीफिक्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं वो टाइटल्स के अंदर तो नहीं आते हैं, पर फिर भी सफिक्स और प्रीफिक्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक दो पॉइंट और हैं कि भाई इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी अवार्ड है वेदर अ सिटीजन और अ फॉरनर, एनी टाइटल होगा शायद यहाँ पे, हाँ टाइटल ही है कि भाई अपने जो स्टेट है वो अपनी कोई सिर्फ मिलिट्री या फिर एकेडमिक डिस्टिंक्शन, जैसे कि बोल देते हैं हम पीएचडी, एकेडमिक्स यही होते हैं ना, बोलते हैं कि एमएससी बीएससी या फिर किसी के नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, उनके अलावा जो भी और टाइटल्स हैं चाहे वो फॉरनर हो या सिटीजन हो वो नहीं ले सकता है। मिलिट्री के जो टाइटल्स होते हैं, कर्नल हो गया, लेफ्टिनेंट कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, या फिर हमारे एकेडमिक टाइटल्स हो गए, डॉक्टर हो गया, पोस्ट डॉक कर लेता है तो तब लगा देते हैं, वो वाले जो हैं वो टाइटल्स के अंदर नहीं आएंगे, वो अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, उनके अलावा कोई भी नाम के आगे टाइटल लगाएंगे तो वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। इट प्रोहिबिट्स अ पर्सन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, कि भाई फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल लेता है अपना इंडिया का सिटीजन, वो प्रोहिबिट है, वो नहीं ले सकता। फॉरनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल, कि भाई हमारा जो कोई फॉरनर है अगर इंडिया में आके सरकारी नौकरी कर रहा है तो फिर वो जो है वो तब भी कोई टाइटल नहीं ले सकता है अपनी फॉरेन स्टेट से विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि मान लीजिए कोई फॉरनर है, ठीक है, वो अपनी इंडिया के अंदर कोई नौकरी कर रहा है और उसकी जो स्टेट है या फिर उसका जो राज्य है, उसका जो नेशन है, वो उसको कोई टाइटल दे सकता है, तो वो प्रेसिडेंट की मंजूरी के बिना वो टाइटल जो है नहीं ले सकता है। नो सिटीजन और फॉरनर होल्डिंग एनी ऑफिस और प्रॉफिट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट अनॉलमेंट और ऑफिस, बस यही है कि जैसे जो अपना फॉरनर है वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना, प्रेसिडेंट की मंजूरी के बिना कोई टाइटल नहीं ले सकता है फॉरनर स्टेट से, वैसे ही कोई सिटीजन है या फिर फॉरनर है वो कोई प्रेजेंट भी नहीं ले सकता, मतलब पैसे वैसे लेने हों उसको अपनी फॉरन स्टेट से, तो फिर उसको तब भी उसको प्रेसिडेंट की मंजूरी चाहिए होगी। बेसिकली मोटा मोटा याद रखिएगा, ये थोड़ी कंफ्यूजन वाले पार्ट है कि भाई टाइटल जैसे राजा, महाराजा, राय बहादुर ये अबॉलिश कर दिए गए हैं, ये प्रोहिबिटेड है, ये अपने नाम के आगे लगाना मना है। वहीं अकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स होते हैं जैसे कर्नल हो गया, लेफ्टिनेंट कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, या फिर अपने पीएचडी नाम के आगे पीएचडी लगा लेते हैं, डॉक्टर हो गया, पोस्ट डॉक हो गया, वो लगा सकते हैं, ठीक है। ये है, ये हमारा आर्टिकल 14 जो है दैट इज़ राइट टू इक्वालिटी, वो पूरा खत्म होता है। 5 राइट आते हैं इसमें, इन वाले राइट्स को समझना है, डटना नहीं है। आई होप आपको ये पांचों के पांचों राइट्स अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो हमारी आज की क्लास यही खत्म होती है। थैंक यू सो मच।